Hello students, we are discussing about NCERT exemplar question answers of chapter 1 some basic concept of chemistry class 11. So your question number 1 is two students perform the same experiment separately and each one of them recorded two reading. दो स्टूडेंट्स है सेपरेटली एक्सपेरिमेंट किया है और दोनों ने रिकॉर्ड किए रीडिंग को विच आर गिवन बिलो एंड द करेक्ट रीडिंग ऑफ द मास इज 3 ग्राम. जो करेक्ट रीडिंग है वो कितनी की है बेटा 3 ग्राम की है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन डाटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग. तो हेयर दिस students A and student B. Student A reading is 3.01 and reading 2 is 2.99 and student B 3.05 and student this B second reading is 2.95. Now here option A, the result of both the students are neither accurate and not precise. ना तो इनका रिजल्ट एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है. रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए इज बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. दोनों ही स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट भी है, ए स्टूडेंट का प्रिसाइज भी है. स्टूडेंट बी नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट. ना तो प्रिसाइज है स्टूडेंट बी सी ऑप्शन और ना ही एक्यूरेट है. नाउ डी, रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. भाई वो प्रिसाइज भी है और वो एक्यूरेट भी है. नाउ अगर अब नाउ स्टूडेंट्स अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें इन बोथ द स्टूडेंट्स रीडिंग that is 3.01 plus 2.99 divided by 2. Average reading nikale, that comes out to be 3. And if we calculate the average reading of student B, and this is also given out to be 3, so correct reading is also 3. Clear? So both the students, अगर हम दोनों स्टूडेंट्स की बात करना बच्चे, दोनों की जो एवरेज वैल्यू है वह करेक्ट वैल्यू के बिल्कुल मैच करती है. दैट मीन्स रीडिंग तो दोनों की एक्यूरेट है क्योंकि दोनों की एवरेज वैल्यू किससे मैच करती है, करेक्ट रीडिंग से. बट द रीडिंग ऑफ स्टूडेंट ए वेरी क्लोज टू, है ना. अगर हम ए की बात करें तो ए स्टूडेंट की रीडिंग फर्स्ट रीडिंग थी 3.01 एंड सेकेंड रीडिंग थी 2.99. कितने का डिफरेंस है, ओनली 0.02 का. ठीक है, इसका मतलब वो एवरेज वैल्यू के बहुत क्लोज था. लेकिन रीडिंग ए, इसका मतलब जो स्टूडेंट ए था, रीडिंग्स जो थी स्टूडेंट ए की जो रीडिंग्स थी वो भी कैसे था, प्रिसाइज. लेकिन जब हम स्टूडेंट बी की रीडिंग देखते देयर इज not close to each other. One reading is 3.05 and one reading is 2.95. Hence these are not precise. The result of the student A are both precise and accurate. So your option is, that will be the B. Your option is B. Now next question. A major temperature on the Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit. अगर फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर देखा वो कितना है बेटा 200 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल पे इसकी रीडिंग बता दो. तो अब हमें पता है बच्चे कि अगर मुझे निकालना है किस पे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. Now you have this Fahrenheit value is 200. तो 2 इंटू 5/9. ठीक है, 2 इंटू 5/9 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. नाउ इफ you solve this equation, you will get the value of this question Fahrenheit, that will be converted into 93.3 degree Celsius. Now next question is, what will be the molarity of the solution. Solution की molarity कितनी होगी अगर 5.85 ग्राम NaCl को 500 ml में डिसॉल्व किया जाए. So here molarity comes is given 5.85 divided by NaCl mass, that is 23 plus 35.8. Now 58.5 अपॉन में 500 इंटू 1000 अपॉन में 500. Clear? Now here you can calculate is like that is 2.
एंड इफ़ यू सी दिस दैट इज़, अगर आप ये पॉइंट हटाते हैं तो एक ज़ीरो ऊपर चला जाएगा, इसका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे चला जाएगा, एंड इट कम्स आउट टू बी 1/10. इट कम्स आउट टू बी 1/10 और 2/10 और 0.2. कितना आंसर आएगा? 0.2 moles. So your option is C, 0.2 moles. Now next question is, if 500 ml of 5m solution is diluted to 1500 ml. ठीक है, मतलब 500 ml आपके पास 500 ml का कोई सोल्यूशन है और उसका जो मोलारिटी है वो 5m की है, और आपने 1500 सोल्यूशन है उसके अंदर ऐड करके एक नया ही सोल्यूशन तैयार किया है। तो जो सोल्यूशन आपको मिला है उसकी आपने क्या करना है, मोलारिटी तैयार करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चे कि अगर एक सॉल्यूशन से आपको दूसरा सॉल्यूशन तैयार कर दे और एक सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी भी है, वॉल्यूम भी है, तो हम उनकी मोलैरिटी वॉल्यूम को इक्वेट कर देते दोनों सॉल्यूशन की। तो ये M1V1 इज इक्वल टू M2V2. M1 5 वॉल्यूम 500, M2 you have to calculate V2 500 ml. So this dividing this, that is 5/3 comes out to be 5/3, and your option is 1.6. Your option is 1.6. Now next question is, the number of atom present in 1 mole of element. कितने एटम प्रेजेंट है 1 मोल एलिमेंट में? ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स अवोगैड्रो नंबर, और वो किसके इक्वल होते हैं? अवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम? इसमें से किस में सबसे ज़्यादा नंबर एटम के हैं? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो हमें पता है नंबर ऑफ एटम बेटा हम किससे निकालते हैं? दिस फॉर्मूला n इज इक्वल टू n/n0। मीन्स अगर मुझे नंबर ऑफ एटम n निकालना है तो मोल्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? अवोगैड्रो नंबर से। नाउ फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स, है ना। नाउ 4 ग्राम हीलियम, दैट इज़ 4/4 1, 46 बाय सोडियम, तो 46 डिवाइडेड बाय 23 इट कम्स आउट टू बी 2 मोल। 0.40 कैल्शियम, now 0.40 divided by 40, 12 ग्राम हीलियम, तो 12/2. So this is your moles. Now when you calculate these moles, you will multiply with the Avogadro number. If, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चे कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम बताइए, तो you see this, जिसके मोल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, that is 12 ग्राम ऑफ हीलियम। क्लियर? 12 ग्राम हीलियम में मोल्स ज़्यादा हैं, यानी आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करेगा? 6.022 इंटू 10⁻23। जो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर ml per liter, तो what will be the molarity of the glucose? Now we have to calculate the molarity of glucose. and molarity कैसे निकलेंगे बच्चे? किससे? by W/m. बेटा we have to calculate the molarity. molarity किससे निकलेगी? moles by volume. किससे निकलेगी? moles by volume. now ये कह रहा है 0.9 ग्राम 1 लीटर में डिजोल्व है, दैट मीन्स गिवन वेट कितना है? 0.9। ग्लूकोज मास 6 इंटू कार्बन प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, and it comes out to be 180 divided by 1 liter, because molarity, the volume of the solution should be in the liter, so that is 1. So by solving this you will get the answer, and that answer will be the 0.005 m. Now next question is, what will be the molality? Now what will be the
molality of the solution containing 18.25 gram HCl in 500 gram of water. Now molality. Now how can we calculate the molality? Now molality means W by M, यानी number of moles of solute dissolved in per kg. kg किसका? Solvent. Now W is 18.25 divided by HCl molar mass 36.5 divided by 500 gram, because the solvent is 500 gram, but the solvent should be in the kg. So 500 divided by 1000. Now by solving this you will get the answer, that will be the 1 m. So your answer is 1 m. Now next question is the mole of any substance. 1 mole of any substance contain 6.02 to 10 to the power 23 atoms of the molecules. ये तो हम लोगों ने हमेशा पढ़ा हुआ बच्चे. 1 ग्राम अगर आपको कोई एटम्स दे दिया जाए, 1 ग्राम आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए, तो उनके अंदर 1 मोल सब्सटेंस में हमेशा 6.02 to 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते ही होते हैं. तो नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आपको क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालने हैं. 100 ml ऑफ 0.02 m, 0.02 m सल्फ्यूरिक एसिड में कितने आपके क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं. फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट कि भाई इसका क्या मतलब है बच्चे कि 0.02 m मीन्स 0.02 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिजोल्व इन 1000 ml. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ 1000 ml सॉल्यूशन में 0.02 मोल्स हैं, तो 1 में कितने होंगे? 1000. मुझे किस में निकालने हैं? 100. तो मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये आपको क्या निकल के आएगा? 0.02 डिवाइडेड बाय 0.02 divided by 1000 multiply by 100 and this. Now here that will be the 2 divided by 100 and it comes out to be 0.002. It comes out to be 0.002. जब 1000 में 0.02 है तो 100 में कितने मोल्स हो जाएंगे? 0.02. Now but we have to calculate the number of molecules. We have to calculate the number of molecules. Now how can we solve it? N is equal to N naught, where N is 0.002. N आपको कैलकुलेट करना है. N अवोगाड्रो नंबर इज 0.002 10 to the power 23. Clear? So by cross multiply this we will get the answer, and answer comes out to be 12.044 10 to the power 23 molecules. Now my next question is, what is the mass percentage of carbon in carbon dioxide? भाई कार्बन का तो हम कैसे निकालते थे बच्चे? कार्बन मास, CO2 में कार्बन, यू हैव फॉर्मूला ऑफ CO2 है द कार्बन 12 and oxygen 32 and total mass is 44. So that means 12 by 44 into 100. So hence the percentage of carbon is 27.27%. Now the next question is empirical formula and the molecular mass of a compound are CH2O. empirical formula तो है CH2O और मोलर मास है कितना? 180 ग्राम. तो आपको क्या निकालना है? मोलिकुलर मास. Now how can we calculate the molecular formula is equal to empirical formula multiplied by N. N can be calculated as molar mass, that will comes out to be 180, and the mass of this empirical formula 12 plus 2 plus 16. 12 plus 2 plus 16, that is 14 by 14 plus 16.
तो इट कम्स आउट टू बी 30. इट कम्स आउट टू बी 30. तो बाय सॉल्विंग दिस you will get the value of 6. Clear? So now by multiplying the CH2O with 6, that is 6 into CH2O, you will get C6H12O6. So the molecular formula is C6H12O6. Now next question is, if the density of a solution is 3.12 gram per ml and the mass of 1.5 liter solution, insignificant figure is 1.5 ml solution का क्या मास होगा, आपको ये निकालना है. तो आपको क्या दे रखा है, 1.5 ml सॉल्यूशन दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इसका मास. सो योर फॉर्मूला इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. 3.2 is equal to mass. You have to calculate. Volume is 1.5. Clear? Volume is 1.5. So when you multiply this, because now you will get the answer that will be the 4.68 or 4.7. Now next question, which of the following statement about a compound is incorrect? A molecule of a compound has atom of different elements. किसी भी compound का molecule, suppose you have water, this is a molecule, और किसका molecule है बच्चे, ये compound का, तो इसमें different elements हैं, so that is the correct one. This one is the correct one. Now second option, compound cannot be separated into its constituent element by physical method. आप किसी भी फिजिकल मेथड से इसको कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट आउट नहीं कर सकते. और दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. ना कंपाउंड रिटेन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. भाई कंपाउंड के अंदर वही फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो उसकी किसकी होती है, एलिमेंट्स की होती है. सपोज वाटर है, वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है, क्या ये उनकी भी होती है जिनसे ये वाटर बना है ना. वाटर किससे बना है, H2 plus O2. These both are the gases but the water is liquid. Physical properties are totally different to each other. So now this was the incorrect statement. Now next option is ratio of atom of different element if compound is fixed. Yes, you have the fixed formula, you have the fixed ratio by mass, that means this is option is also correct. So now we have to find out the incorrect statement. So option C. Now next, which of the following statement is correct about the reaction given below? 4 iron plus oxygen give rise Fe2O3. Now total mass of iron and oxygen in reactant equal to total mass of iron and oxygen in product. Therefore it follows the law of conservation of mass. You have to find out the correct statement. You have to find out the correct statement. कि total mass of iron and oxygen. So in a chemical reaction, always mass of reactant is always equal to mass of product. Now that means this one is the correct statement. Now we have seen second option, that is the amount of iron oxide, that is Fe2O3, can be increased by taking any one of the reactant in excess. Fe2O3 की कंसनट्रेशन को आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आप आयरन किसी क्या करना है आपको, अगर आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इन एक्सेस. अगर एक भी रिएक्टेंट एक्सेस में ले लोगे तो यू कैन ईजिली इंक्रीज. नो, अगर आप एक इंक्रीज़ करेंगे तो नेचुरली बात है दूसरा आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज. एंड ऑलवेज द रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट. तो दिस इज द रॉन्ग. नाउ दिस इज रॉन्ग. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, अमाउंट ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस विल डिक्रीज. Fe2O3 का प्रोडक्शन है जो वो डिक्रीज हो जाएगा अगर हम किसी भी एक को एक्सेस में करते हैं. ऐसा भी नहीं है,
है ना। अगर आप एक को एक्सेस में कर दोगे तो डिक्रीज भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तो रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ बी ऑप्शन, total mass of reactant is equal to total mass of product by the law of multiple proportion. Now this is also wrong, क्योंकि this is a law of conservation of mass. Now next question is, which of the following reactions is not correct according to law of conservation of mass? Now what is law of conservation of mass? All the atom at the reactant site always equal to the product site. Now means balancing. This is the balanced one. This is the balanced one. This one also the balanced one. This one also the balanced one. But this reaction is not balanced. So option B. Now your next question is, which of the following statement indicates that law of multi-proportion is being followed? कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करती है law of multiple proportion is being followed? A, sample of CO2. Now what is law of multiple proportion? Multiple proportion ये कहता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है बच्चे, कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशो बाय मास से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. तो दिस इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि भाई एक से ज़्यादा कंपाउंड बन सकते हैं, लेकिन जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, दे कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म CO2 एज वेल एज CO2 भी बनाएंगे, CO भी बनाएंगे, बट रेशो इज फिक्स्ड इन ए पर्टिकुलर सब्सटेंस. नाउ द सैम्पल ए, sample of carbon dioxide taken any source will have the carbon and oxygen in the ratio of 1:2. कि भी जो रेशो होता है कार्बन का वो 1:2 होता है ना. दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो रेशो होता है वो कितना होता है, 3:4. नाउ नेक्स्ट, carbon form two oxides CO2 and CO, where the mass of oxygen which combine with fixed mass of carbon are in the ratio of 2:1. वो क्या कहता है कि चाहे कार्बन एटम, कार्बन दो ऑक्साइड्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, CO2 और CO, बट विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन आर इन द रेशो ऑफ दैट इज 2:1. क्लियर? रेशो कितना हो जाएगा, 2:1. नाउ वी नो डैट कार्बन और ऑक्सीजन में जो रेशो आता है दैट इज 32:16. ठीक है, तो रेशो कितना आएगा आपका, 2:1. दैट मीन्स दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ थर्ड, मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन. अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम टेकन फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम ऑक्साइड. भाई जितना आपने मैग्नीशियम बर्न किया ऑक्सीजन में, अमाउंट ऑफ जो मैग्नीशियम है वो इक्वल होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के. दिस इज रॉन्ग बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म इज MgO. नाउ दिस इज रॉन्ग. नाउ नेक्स्ट, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर 200 ml हाइड्रोजन 200 ml ऑक्सीजन कंबाइन करती है 100 ml ऑक्सीजन के साथ, तब वो जाके 200 वॉल्यूम वाटर वेपर करते हैं. तो पहले वी हैव टू राइट द व्हाट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज 2H2 plus O2 गिव राइज टू वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो अगर मैं इसको 200 ml हाइड्रोजन कहूँ कंबाइन विथ 2 वॉल्यूम 2 ml, क्लियर? तो अगर वो इनसे भी कंबाइन करता है तो 200 ml वाटर वेपर बनाता है. नाउ ये जो बात है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वन बिकॉज द टेम्परेचर कैन ऑल्सो वेरी एंड द प्रेशर इज ऑल्सो वेरी बिकॉज वॉल्यूम इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. नाउ नेक्स्ट इज मोर देन वन करेक्ट टाइप आंसर. नाउ आपका ऑप्शन नेक्स्ट है, एक से ज़्यादा आपको इसमें क्या मिल जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन. नाउ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑक्सीजन एट STP पे किसके इक्वल होती है? नो डैट 1 मोल कुछ भी लो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एक तो 6.02 to 10⁻23 पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपने क्या लिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस का मास कितना होता है, 32 ग्राम. तो 1 मोल किसके इक्वल होता है, 32 ग्राम के भी इक्वल होता है. Now next question is question number 17. Sulfuric acid react with sodium hydroxide by this follow, that is sodium sulfate plus water. When 1 liter of 0.1 sulfuric acid allowed to react with 1 liter of 0.1 sodium hydroxide solution, then amount of sodium sulfate formed
एंड इन द मोलैरिटी वॉज ऑब्टेन बाय, भाई आपको क्या बताना है, कितना अमाउंट सोडियम सल्फेट का बनेगा, क्लियर, कितना अमाउंट सोडियम सल्फेट का बनेगा और आपकी मोलैरिटी भी क्या होगी। नाउ वी नो डैट सल्फ्यूरिक एसिड आपने कितना लिया हुआ है, यू हैव 0.1 मोल्स, NaOH कितना लिया है 0.1 मोल्स, बट द रेशो इज़ 0.1, बट द रेशो क्या कहता है बच्चे, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल NaOH के साथ करता है, तो 0.1 सल्फ्यूरिक एसिड कितने से के साथ करेगा, 0.2 NaOH के साथ करेगा, बट वी हैव बोथ आर 0.1, तो डैट मीन्स बट वी नीड 0.2 बट वी हैव 0.1, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लिमिटिंग रिएजेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम ये देखते हैं कि जो 2 मोल्स है, क्लियर, अगर 2 मोल्स कितने मोल्स सोडियम सल्फेट बना रहा है, 1 मोल, 2 मोल्स कितने बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल सोडियम सल्फेट, तो 0.1 मोल्स कितने बनाएगा, समझ रहे हो आप, अगर 2 मोल्स NaOH कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल सोडियम सल्फेट, तो 1 पे कितना होएगा 1/2, आपके पास कितना है 0.1, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी मोल्स कितने हो जाएंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर, और यू कैन से 1/20 और यू कैन से 0.05, बट यू हैव टू नो द मास, तो देन मल्टीप्लाई विद मोलर मास ऑफ द सोडियम सल्फेट, तो मोलर मास ऑफ द सोडियम सल्फेट आपका कितना आ जाएगा, डैट विल बी द 0.05 मोल्स, और आप उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी द 142 एंड इट कम्स आउट टू बी 7.1 ग्राम, तो अब कितना तैयार हो जाएगा आपका 7.1 ग्राम, सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 7.1 ग्राम, बट यू हैव टू कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी ऑल्सो, आपको क्या कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी में सोडियम सल्फेट के मोल्स कितने हैं बेटा 0.05, यू हैव कैलकुलेटेड, और वॉल्यूम कितनी होगी 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड की, 1 लीटर किसकी बच्चे NaOH की, सो योर ऑप्शन विल बी 0.025 मोल्स पर लीटर। ना बताना है बच्चे, फॉलोइंग पेयर हैव द सेम नंबर ऑफ एटम, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर, हमें बताना है सेम नंबर ऑफ एटम्स किसके होंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन में, नाउ 4 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन में उतने ही एटम होते हैं जितने किस में होते हैं 4 ग्राम में, 16 ग्राम ऑक्सीजन, अब आपने यहाँ पे देखा नोटिस करा बच्चे, जो 16 ग्राम ऑक्सीजन, यू हैव टू फर्स्टली कैलकुलेट द ऑल द एटम विच इज़ प्रेजेंट इन दिस, और एटम हम कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू n बाय n नोट, हम कैसे निकालेंगे n इज इक्वल टू n बाय n नोट, क्लियर, तो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर नंबर ऑफ मोल्स, सपोज 16, ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 32, क्लियर, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व होंगे, आप इस फॉर्मूले में डालोगे तो हमें क्या मिल जाएगा n, फॉर दिस जब हम चारों को सॉल्व कर लेंगे वी सी दैट एक the B option and the C option both have the same. Now next question is, which of the following solutions have the same concentration? Now same concentration means molarity. Now how can we calculate the molarity? W by M into 1000 upon में volume. Now here 20 upon में 40, NaOH का मास कितना हो जाएगा 40, क्लियर, KCl का मास कितना हो जाएगा 39 प्लस that will be comes out 35.5, NaOH 40 and KOH that is 39, KOH का मास कितना हो जाएगा बच्चे, KOH 39 plus 16 plus 1, like this you will get the all the molar mass. Now by this you can use this formula, this is the formula of molarity equation. Now by putting all this value you will see this option A and option B both have the same molarity, so the answer will be A and B.
Now your next question is 16 gram of oxygen has the same number of molecules. 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जितने इनमें से हैं, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर. नाउ अब हमें ये देखना है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने हैं. तो नाउ वैसे ऑक्सीजन एटम है, एटम का मास कितना होता है 16, तो मैं ये कह सकती हूँ 16 ग्राम में कितने होते हैं 6.022. हेयर द सी दिस क्वेश्चन दिस N2 का मास कितना होता है बच्चे. दिस CO का मास कितना हो जाएगा, कार्बन है ना, ऑक्सीजन का मास 16 है, तो हेयर द कार्बन मास इज C+O यानी 12 + 16. ऐसे नाइट्रोजन का 14 + 14 that will be 28. Nitrogen that will be 16, that will be the 14 + 14, that is 28. Clear. And 1 gram of H2 that comes out to be 2 gram, that will be the 1 gram. Now number of moles of हमने क्या निकालने हैं ऑक्सीजन. पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की निकाल लेते हैं. तो हम कैसे निकालेंगे, पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन वेट अपॉन में ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना है 62. इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अवोगैड्रो नंबर, एंड अवोगैड्रो नंबर इज 6.022 10⁻23, and it comes out to be, that will comes out to be 3.011 10⁻23. तो अब हमें पता चला 0.5 मोल्स. तो अगर हमें किसी के मिल जाते हैं तो यू विल ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ हेयर 14 ग्राम, अगर हम इसको सॉल्व करने बैठी हूँ तो 14 गिवन वेट, मोलर मास डेट विल बी 28. नाउ इट कम्स आउट टू द 0.5, 1/2. सो द ऑप्शन इज योर, दैट इज़ 14 ग्राम नाइट्रोजन के उतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, उतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने 16 ग्राम ऑक्सीजन के होते हैं. क्लियर दिस. नाउ हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस. इसमें किसकी यूनिट नहीं होती. नाउ हेयर मोलालिटी, मोल्स पर kg, मोलारिटी, मोल्स पर लीटर, मास परसेंटेज that is W/W into 100. मोल फ्रैक्शन की आपकी कोई यूनिट नहीं होती है. दोनों की दोनों कैसी है, मास परसेंटेज की भी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि आप कैसे निकालते हो, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100, और आपकी मोल फ्रैक्शन की भी कोई यूनिट नहीं होती. नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन. On one of the statement of Dalton atomic theory, compounds are formed when two different elements combine in a fixed ratio. Which of the laws not related with the statement? Which of the law? Now the first law is law of conservation of mass. Mass of reactant always equal to mass of proton. So this is not related with this. Definite proportion कहता है when two elements combine together but they form the compound but fixed ratio by mass. Now what is multiple ratio? Element compound. Maybe 2 or 3 compounds are formed but fixed ratio by mass. और तो इसका ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. अवोगैड्रो लॉ कहता है कि भाई जो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल्स. दैट मीन्स दिस इज नॉट ऑल्सो रिलेटेड विद द फिक्स्ड रेशियो बाय मास. नाउ व्हाट विल बी द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. एक एटम का आपने कार्बन 12 में क्या निकालना है मास. तो हमें पता है भाई 6.022 10⁻23. कितने पार्टिकल का मास है 12 ग्राम का. तो वन एटम का निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23 and it comes out to be 1.99 into 10⁻⁻23. Now the next question is how many significant figures should be present in the answer. Now in this calculation, firstly you have to calculate this in volume multiplication and this. लेकिन बच्चे जब भी हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढना होता है. ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे. इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हम देखें तो वो कितना है 2. दैट इज़ 2.5 में भी 2 है, 3.5 में भी 2 है ना. इसमें हो सकता है इन फर्स्ट 1.25 में भी 3 है और 2.01 में भी 3 है. तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा आपका 2. क्लियर. तो 2.5 2 एंड 3.5 2. क्लियर.
नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ मोल. SI यूनिट ऑफ मोल इज मोल. ठीक है, मोल की यूनिट क्या होती है? मोल. आप कैसे डिफाइन करोगे? तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द दैट अमाउंट ऑफ एंटिटीज विच इज प्रेजेंट इन द कार्बन 12 आइसोटोप. 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. Difference between molality and molarity. Molarity means number of moles of solution, number of moles of solute dissolved in the per liter of the solution, but the molality, number of moles of solute dissolved in the per kg of the solvent. Next is calculate the mass percentage of calcium phosphate. Now how can we calculate the mass percentage? अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम मास अपॉन में टोटल कैल्शियम मास कितना है बेटा? 3 × 40 डिवाइडेड बाय 310. फास्फोरस मास 31 × 2 डिवाइडेड बाय 310. ऑक्सीजन मास 4 × 8 ऑक्सीजन है. 1 ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16. तो 8 × 16 अपॉन में 310. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 लीटर डाइनाइट्रोजन रिएक्ट करती है 22.7 लीटर डाइऑक्सीजन and 45.4 liter nitrous oxide. ठीक है, was formed and the reaction is given this N2 plus O2 give rise N2O. तो अब आपको ये बताना है कि which law is being obeyed in this experiment. कौन सा लॉ जो है इस एक्सपेरिमेंट में ओबे किया गया है and write the statement of this law. पहले हम लॉ आइडेंटिफाई करते हैं. Now here we see this नाइट्रोजन है, रेशो ऑक्सीजन है, रेशो N2 है. अगर मैं इनकी अमाउंट देखती हूँ दैट अमाउंट इज़ दैट विल बी द नाइट्रोजन इज़ 45.4 लीटर्स, 22.7 लीटर क्योंकि हमें पता है. ठीक है, हमें दे रखा है क्योंकि एंड 45.4 लीटर. द रेशो इज कम्स टू बी 2 लीटर. दैट विल बी द 2:1:2. Clear? 2:1:2 means 2 volume of nitrogen react with 1 volume of oxygen to form 2 volume of this nitrogen oxide, because all these are the gases. That means this law is the Gay-Lussac law. तो Gay-Lussac law क्या कहता है? When the different gases reacting together they form a new product, but the whole number ratio by mass at the same temperature and pressure. Now next question is, if two elements can combine to form more than one compound and the mass of one element that combine with the fixed mass of other as a whole ratio. Now this statement is true. Yes, this is the multiple rate. This is the law of multiple. If yes, according to which law? Law of multiple. और आपको रेशो अगर ये है तो आपने इसका एक एग्जाम्पल भी देना है. You know that hydrogen oxygen combine to form water H2O2, hydrogen peroxide, and also carbon oxygen combine together to form CO and CO2. Now here average atomic mass of hydrogen. Now in my in previous lecture I have already told you how to calculate the fractional atomic mass. Now here mass multiplied by percentage plus mass multiplied by percentage. Here the percentage of 99.9 into 1 plus 0.015 into 2 divided by 100 and you will get the 1.00015. This is the average atomic mass of the hydrogen. Now next question. Hydrogen gas is prepared in the lab by reacting with dilute HCl to form with zinc granulated, and by this following equation zinc plus HCl give rise zinc chloride plus hydrogen. तो हमें क्या देखना है बच्चे? Calculate the volume of the hydrogen gas liberated. Calculate the volume of the hydrogen gas liberated at STP. कितनी वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस की लिबरेट होगी STP पे? when 32.65 ग्राम जिंक रिएक्टिव विद HCl. जब 32.65 ग्राम जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई 22.7 लीटर एट STP एंड एटॉमिक मास ऑफ द जिंक 65.3. तो फर्स्टली वी विल सी आर रिएक्शन कि जिंक का मास कितना होता है बच्चे, कि हमें क्या दे रखा है 32.65 एंड द जिंक मास है 65.3. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 65.3 ग्राम जिंक 73 because HCl mass is 36.5 into 2 and it comes out to be 73. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ 65 ग्राम जिंक 73 ग्राम से रिएक्ट करती है, बट यू हैव टू नो 32.65
65, बट यू हैव टू यूज़ द वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हमने कैलकुलेट करनी है. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि भाई 65.3 ग्राम जिंक, ठीक है, 22.7 लीटर गैस प्रोड्यूस करती है. तो आपका मास है 32.65, तो 32.65 ग्राम कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगी. तो यू हैव टू सोल्व लाइक दिस, दैट 65.3 ग्राम कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगी, 22.7 लीटर हाइड्रोजन. तो 1 पे कितना होगा, 22.7 डिवाइडेड बाई 65.3. तो हमें किस पे निकालना है, 32.65 पर. एंड कम्स आउट टू बी 11.35. नाउ डेंसिटी ऑफ द 3 मोलल सोल्यूशन. 3 मोलल सोल्यूशन की डेंसिटी आपकी 1.110 ग्राम पर ml, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी. तो फर्स्टली वी नो दैट the molarity formula is moles divided by volume. Here the moles is 3, because 3 molal means 3 moles of NaOH dissolved in 1000 gram or 1 kg of the solvent. So number of moles is 3, but we don't have the volume, but we have the density. So density is equal to mass by volume. Now here we can easily solve it, बिकॉज वो 1000 ग्राम में है. तो मास हो जाएगा 1000 मास हो जाएगा पर ml है. तो आपका मास कितना, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आप कैसे निकाल लेंगे, दैट इज़ 1000 आपका क्या है, आपका सॉल्वेंट है. मास कितना हो जाएगा 3. सोल्यूट का मास आप कैसे निकाल लोगे, 3 into NaOH 40. तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कम्स आउट टू बी 1120. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कम्स आउट टू बी 1120. तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोल्स 3, वॉल्यूम आपकी कितनी निकल के आई है 1.009. सो डिवाइडिंग इट यू विल गेट 2.97 मोल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, then will the molality of the solution be affected by temperature? Now molality does not depend upon the temperature, because it depends upon the mass of the solvent, not the volume. If 4 gram NaOH dissolve in 36 gram water, 4 gram NaOH dissolve in 36 gram of water, calculate the mole fraction of each of the component. We can easily solve it. 4 by 40 number of moles निकालने हैं इसका. 4 by 40, this was the NaOH, and water 36 by 18. So moles of NaOH divided by total moles of this. You can easily solve it like this. Total number of moles आपको पता चल जाएंगे, तो we can easily solve like this. Clear? Or you have to calculate the molarity. So we can easily calculate the molarity, because you have to calculate the mole fraction और also determine the molarity of the solution. आपको solution की क्या निकालनी है, molarity भी निकालनी है. तो वो solution के बाद आपको पता है कि NaOH के moles और water के moles, ठीक है ना. NaOH के moles है 0.1 moles और water के moles कितने हैं 2. ठीक है, NaOH के moles कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो जाएंगे, क्योंकि आपको सोल्यूट देखना है. और सोल्यूट कितना है आपका, दैट विल बी द कम्स आउट टू बी, सी दिस 4 ग्राम. तो 4 बाय 40, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1 ग्राम पर ml में आप क्या है डिज़ोल्व है. 1 ग्राम कितने में डिज़ोल्व है पर ml में. तो वॉल्यूम आपकी हो जाएगी दैट इज़ 0.04. हाउ इज़ इट पॉसिबल, 0.04 मोल्स कैसे आई है बच्चे. तो हमें पता है डैट विल कि आपकी जो वॉल्यूम है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सोल्यूशन दैट इज़ 1 ग्राम पर ml में है. और 1 ग्राम पर ml में जो आपकी वॉल्यूम आती है सोल्यूशन की दैट इज़ कम्स आउट टू बी 40 ml, क्योंकि सोल्यूशन कितना है मास ऑफ वाटर प्लस में मास ऑफ NaOH दैट इज़ कम्स आउट टू बी 40 ग्राम. क्योंकि वाटर कितना लिया आपने 36, NaOH कितना लिया 4, तो टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है 40 ग्राम. ग्रेविटी क्या कहती है 1 ग्राम पर ml, तो 40 ग्राम 40 ml. ठीक है, और वॉल्यूम कम्स आउट टू बी इन द लीटर, तो 40 डिवाइडेड बाय 1000. सो इस कम्स आउट टू बी 0.04 एंड आंसर विल बी द 2.5.
Now next is the reactant is entirely consumed in the reaction is known as limiting reagent. हमें बच्चे पता है जो पूरा यूज़ हो जाए रिएक्शन में, entirely कंज्यूम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट. इन दिस रिएक्शन 2A plus 4B give rise 3C plus 4D. तो 5 moles of A react with 6 moles of B. Then here we see this 2A plus 4B, 2 moles of A रिएक्ट करता है 4 moles of B. जब 2 moles A के 4B के साथ रिएक्ट करता है तो डबल अमाउंट हो गया. तो 5 moles of A कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 10 moles of B. दैट मीन्स 10 moles B चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है? 6 मोल. सो हेयर 6 moles जो आपका क्या हो जाएगा? B इज़ द लिमिटिंग reagent. Now if you calculate the amount of C, तो लिमिटिंग reagent क्या है? B. अगर 4 moles 3 मोल C प्रोड्यूस करता है तो 6 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? तो 3/4 into 6. Clear? We can easily solve it. Now matching this, हमें